हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का सेकंड लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो मैं तुम्हें बता दूं यार कि इस सीरीज में हम पूरी 11th की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम सारे इरडो के रेलेवेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है और इसका क्या शेड्यूल है, ये सारा मैंने तुम्हें इंट्रो वीडियो में बता दिया है। तो तुमने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके तुम उसको देख सकते हो। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर सारे नोट्स वगैरह शेयर किए जाएंगे और वहीं पर तुम अपना आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो डाउट्स वगैरह के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। जा सकते हो तुम वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर्स होते क्या है। ठीक है, तो वेक्टर समझ में आने से पहले तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ यार? जो भी क्वांटिटीज तुम अपने आसपास मेजर कर सकते हो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। सपोज टेम्परेचर है, टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है, बहुत सारी क्वांटिटीज है जो भी तुम अपने आसपास मेजर कर सकते हो, कोई भी एक क्वांटिटी, लेंथ है, तो ये सारी तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है यार? दो टाइप्स की होती है फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक होती है तुम्हारी स्केलर और एक होती है वेक्टर। ठीक है, अब स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है? स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कहना क्या चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल से तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे क्वांटिटीज है तुम्हारी टाइम, टेम्परेचर, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता कि एक्स डायरेक्शन में इतना या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में टाइम ये है, वेस्ट में ये, इस टाइप का कुछ नहीं होता। ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ ही वेरी नहीं करती, कहने का मतलब। ठीक है, तो टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, तो ये तुम्हारी जो क्वांटिटीज होती है ये होती है स्केलर क्वांटिटीज, इसको डायरेक्शन नहीं होता। बट वेक्टर का हमने जैसे कहा डायरेक्शन होता है, तो वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल होगा तुम्हारा फोर्स। सपोज एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, इस पर इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये 10 न्यूटन एक्स डायरेक्शन अगर हमने इसको मान लिया, अगर ऊपर वाले को हम वाई मानते हैं तो ये 10 न्यूटन वाई डायरेक्शन। तो ये दोनों सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड दोनों का 10 है पर डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट फोर्सेज है, सपोज ये F1 है और ये F2 है। समझे बात? तो डायरेक्शन डिफरेंट होता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो ऐसी क्वालिटीज को हम कहते हैं वेक्टर्स, और जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो उन्हें हम कहते हैं स्केलर्स। तो एग्जाम्पल तुमने देख ही लिए। इसके अलावा फोर्स के अलावा होता है डिस्प्लेसमेंट, और होता है तुम्हारा वेलोसिटी, और होता है एक्सेलरेशन, एटसेट्रा। बहुत सारी है, आगे तुम बहुत सारे देखोगे। ठीक है, तो ये सब है। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया होगा, वेक्टर होता क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यार नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक तरीके से वही है नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो यार देखो, हमने जैसे कहा वेक्टर के पास एक चीज होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज होती है डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। जैसा मैंने तुम्हें ऊपर एग्जाम्पल दिया, फिर से बता दूंगा। जैसे ये ब्लॉक है, ये 10 न्यूटन इस तरफ लग रही है, इसको हमने कहा F1 बार। ऐसे बार लगाते हैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये ऐसा भी हो सकता है बार, या ये ऐसा एरो भी हो सकता है। ठीक है, तुम्हें जो पसंद हो वो लगा सकते हो। और सपोज इस पर हमने ये फोर्स लगाया 10 न्यूटन का वर्टिकली अपवर्ड, ये अपना दूसरा वेक्टर हो गया, ये हो गया F2 बार। F1 बार F2 बार सेम नहीं है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमें कहना ही जा रहा है कि F1 बार जो है वो F2 बार के इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए हम ऐसे मॉड लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू 10 न्यूटन ही है, बस वो डायरेक्शन अलग अलग है। हम कहना ही चाह रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब कोई वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, सपोज ये कोई वेक्टर है तुम्हारा, है ना, जो ये जिस तरफ एरो होता है इसको हम बोलते हैं हेड, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक, सपोज इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। तो और उसके अलावा जिस लाइन पर ये वेक्टर है, इस लाइन को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं आगे पीछे, इसे हम कहते हैं इस वेक्टर की सपोर्ट लाइन। क्या कहते हैं? सपोर्ट लाइन। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं वेक्टर के बारे में जो पता होनी चाहिए। तो अब हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सपोज ये वेक्टर है ए बी, और ये इसकी लेंथ हमने इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए, है ना। तो ए बी को हमारे पास, तो जैसे हमने बताया ए बी बार लिखेंगे,
और इसको हम ए बार भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको बी ए बार लिखना है यहीं पर, है ना, उल्टा वेक्टर, क्योंकि अब हम हेड से टेल की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम सिंपली माइनस ए बार लिख देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और जैसा मैंने तुम्हें बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार जो है वो है तुम्हारा ए, यानी कि उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसमें कुछ खास नहीं है यार, ये तो बेसिक ही है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स की। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। तो आई होप अभी तक कुछ खास ऐसा एडवांस तो हमने किया नहीं, मतलब बेसिक चीजें समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ये ए बार, और एक वेक्टर है ये, है ना। ये तो समझ में आ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला सपोज कोई मान लेते हैं 45 डिग्री पर है हॉरिजॉन्टल से, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल रूल है यार, इसको याद रख लो। या तो इधर अटैच हेड्स ऑफ बोथ और अटैच टेल्स ऑफ बोथ, है ना। यानी कि या तो दोनों के हेड्स को अटैच कर दो, या तो दोनों के टेल्स को अटैच कर दो, और फिर जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में वही होगा, उनके बीच का एंगल। तो दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दोनों वेक्टर्स है जैसे, है ना, ये दोनों वेक्टर्स हमारे दिए हुए ए बार और बी बार। तो सपोज पहले हम दोनों के हेड्स को अटैच करके देखेंगे। ये हो गया ए बार, हमें इसका हेड यहाँ लाना है, ये आ गया इसका हेड ऐसा, ठीक। तो इनके बीच का जो ये वाला एंगल है ना, ये होगा इनका एंगल थीटा। ये एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे हमने कहा ये वाला एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल से 45 था, तो ये भी 45 ही हो जाएगा, तो थीटा हमारा 45 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल हो गया, ठीक। अब हम दोनों के टेल्स को अटैच करके देख लेते हैं, जो हम दूसरा कह रहे थे। तो ये हो गया हमारा ए बार, और बी बार का टेल कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये, और इनके बीच का एंगल फिर वही 45 डिग्री थीटा है, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अब हम एक का हेड और एक का टेल करते हैं, तो तीसरा वे है जोड़ने का, ये हो गया ए बार, और इसका हमने टेल जोड़ दिया, है ना। तो अब ये एंगल जो आ रहा है ये वाला फाई, ये थीटा के बराबर नहीं है, यानी कि फाई जो है वो वैसे पाई माइनस थीटा है ना, क्योंकि ये वाला थीटा था हमारा, जो ये एंगल था, यानी कि ये एंगल 135 डिग्री हो जाएगा, जो कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं है। तो एक बेसिक चीज जो बता दी, एंगल नापने के लिए तुम्हें क्या करना है, या तो दोनों के हेड्स को अटैच करो, या फिर दोनों के टेल्स को अटैच करो और उनके बीच का एंगल निकाल लो, ठीक है, सिंपल। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, है ना। एक क्वेश्चन कर लेना चाहो तो, लिख देता हूँ। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स a bar and b bar is theta, so then find angle between a bar and minus b bar। आई होप तुम्हें अब ये कर ही लोगे, है ना। तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, इसका मैं सोल्यूशन तो बता ही रहा हूँ। आई होप तुमने ट्राई किया होगा और तुमसे ये सॉल्व हो गया होगा। चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो कोई भी दो वेक्टर्स मान लो यार, सपोज ये तुम्हारा है ए बार और ये तुम्हारा है बी बार, है ना। और अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, मैं टेल टू टेल ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ए बार और ये हो गया तुम्हारा बी बार, और तुमसे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ए बार और बी बार के बीच एंगल थीटा है, यानी कि ये एंगल तुम्हें थीटा दिया हुआ है। तो तुम्हें निकालना है ए बार और माइनस बी बार का। तो अगर बी बार ये है तो माइनस बी बार क्या होगा, मतलब सेम वेक्टर, मतलब सेम वेक्टर की हम डायरेक्शन उलट देंगे और मैग्नीट्यूड उसका वही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी बार, है ना। तो अब इन दोनों की देखो टेल टू टेल ज्वाइन है, ये भी टेल, इसकी भी टेल, इसकी भी टेल, तो ये वाला जो एंगल है फाई, यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर रखा है। तो फाई जो है वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पाई माइनस थीटा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा पाई माइनस थीटा, बस यही, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम देखने वाले हैं यूनिट वेक्टर। हेडिंग डाल लो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है यार, मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ, हम देखेंगे। जैसे कि हमने देखा वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है,
तो किसी एक डायरेक्शन में, सपोज मैंने एक्स डायरेक्शन ले लिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लिया, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 1 मैग्नीट्यूड का, 2 मैग्नीट्यूड का, 3 मैग्नीट्यूड का, 4 मैग्नीट्यूड का, सो और जितने भी तुम जितना भी मैग्नीट्यूड बढ़ाना चाहो। बट इन सब में ही एक चीज कॉमन है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का वेक्टर, यानी कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वन जिस वेक्टर की लेंथ हो वो। तो देखते हैं यूनिट वेक्टर हम निकालते कैसे हैं यार। सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है कुछ इस टाइप का, ए बी, इसकी लेंथ है ए, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट लाइन वगैरह तो तुम्हें बताई नहीं मैंने, ठीक है ऐसा। तो ए बी बार जो है हमारा, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार। अगर हमें इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो हो जाएगा ए बी कैप, है ना, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। और इसको हम ए कैप भी कह सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ए बार के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। सपोज अगर ये, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बात का मतलब ये है कि सपोज ये ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में जो 1 न्यूटन का वेक्टर होगा ना, इसी डायरेक्शन में 1 न्यूटन, ये होगा यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, है ना, इन दिस डायरेक्शन। या फिर तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये तुम्हारा एफ बार है तो ये एफ कैप, ठीक, बस यही है। तो हमने देखा यार कि जो हमारा ए बी कैप है, इसको हमने ए कैप भी कहा, हो जाएगा हमारा ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए, है ना। तो यहाँ से हम एक चीज और कह सकते हैं, ठीक है, सपोज तो ये हमने देख लिया कि इस डायरेक्शन में वेक्टर कैसे लिखा है, ओके। तो अब हमें निकालना है, एक क्वेश्चन में तुम्हें देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, चलो हमने ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को नाम दे दिया एन कैप, ठीक है। हमारे पास इस डायरेक्शन में ही एक वेक्टर है ये 10 एन कैप, ठीक है। एक हमारे पास ये वेक्टर है 5 एन कैप, ठीक है। ए बार इक्वल टू 10 एन कैप, बी बार इक्वल टू 5 एन कैप, है ना, सी बार इक्वल टू -6 या -1 -2 ले लो, -2 एन कैप। तो फाइंड ए कैप, बी कैप, सी कैप। तो क्या इनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे? अच्छा, यहाँ से मैं कुछ बताना भूल गया था, यहाँ पर कैसे दे सकते कि ए बार को हम मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, ये वाला पार्ट जो है ये इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ये वाला पार्ट जो है इसका डायरेक्शन दिखा रहा है। इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही मैंने यहाँ पर किया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ठीक। तो वही है। तो अब तुम इन तीनों का यूनिट वेक्टर बताओगे अगर, है ना। तो ए कैप तो तुम्हारा बहुत इजी है ना, यानी कि ए बार अपॉन मॉड ए, है ना, यानी कि 10 एन कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5, ये तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड यहाँ पे तुम्हारा 10, ये हो जाएगा एन कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी कैप हो गया तुम्हारा बी बार अपॉन मॉड बी, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 एन कैप अपॉन 5, ये हो जाएगा एन कैप। बट सी कैप अगर तुम ध्यान से देखा हो तो सी कैप तुम्हारा हो जाएगा -2 एन कैप अपॉन 2, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 2 ही है ना, -2 नहीं है ना। तो ये डायरेक्शन अलग है और इसी का अपोजिट डायरेक्शन अलग है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन आएगा तुम्हारा वो आएगा -n कैप, मतलब ये दोनों जो थे ये थे n कैप और ये तुम्हारा आएगा -n कैप। कुछ खास नहीं, बस यही था, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हैं। दो तीन चीजें तुम्हें याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर का कोई डायमेंशन नहीं होता, वेक्टर हैज नो डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि देख ही लिया तुमने, है ना। और इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया 10 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में होगा वो तुम यूनिट वेक्टर से बता सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी यही है। आई होप यहाँ तक तो कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग डाल सकते हो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो स्टैंडर्ड टाइप्स हैं वो देख लेते हैं जल्दी से।
ये हो सकता है तुम्हें पेज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो, बट यार अपने पास टाइम कम है तो मेरे को इतनी देर में पढ़ाना ही पड़ेगा, वरना कंप्लीट नहीं हो पाएगा सिलेबस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आएगा अपना, अगर तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है तो तुम वीडियो को 2 बार देख सकते हो, वापस से देख सकते हो, है ना। और बाकी किसी को टॉपिक में डाउट हो तो वो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। अब है तुम्हारा पहला आएगा नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव, ठीक। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर है ए बी, कोई भी एक वेक्टर है ए बार, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा ना, वो होगा वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, है ना। यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वही उसका भी मैग्नीट्यूड होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सपोज तुम्हारे पास कोई वेक्टर है, ये है तुम्हारा ए बार, है ना, इज इक्वल टू 10, मैं इस डायरेक्शन को कुछ नाम दे देता हूँ, एक्स कैप नाम दे रहा हूँ फिर अभी के लिए, है ना, एक्स कैप, ये एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा ना, वो होगा सेम वही, मतलब इसी को तुम उलट दो, मतलब 180 डिग्री फ्लिप कर दो, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 ही, इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 था, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स कैप, या फिर इसको माइनस 10 एक्स कैप भी कह सकते हो। ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव वेक्टर, इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, है ना। तो सपोज इसका नाम मैंने बी बार दे दिया, तो बी बार जो है वो इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बार, ठीक है, यानी कि बी बार इक्वल टू माइनस ए बार, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ए बार प्लस बी बार अगर हम करेंगे, इसी को हम कह सकते हैं ए बार माइनस ए बार, यानी कि 0 बार, इसको हम कहते हैं नल वेक्टर, यानी कि अब कुछ नहीं बचा, दोनों ने एक दूसरे को फुल्ली कैंसिल आउट कर दिया। जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे एक ब्लॉक रखा है जमीन पर, इस तरीके से, इस पर हम इस तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 10 और 10 एक दूसरे को काट देगा, और इस पर नेट फोर्स होगा 0, यानी कि नल वेक्टर से हमें दिखाएंगे। जस्ट इतना ही है, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर मतलब वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में, मतलब सॉरी, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में अगर तुम्हारा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये तुम्हारा अगर एक बार है, या इसको एफ बार फोर्स को अगर मैंने फोर्स लगा तो एफ बार कह रहे हो, बस इसी को हम ऐसे फ्लिप कर देंगे 180 डिग्री, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा उसका नेगेटिव, बस इतना ही, कुछ खास नहीं, ठीक है। और एक चीज तो देखी थी, सम ऑफ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज 0, या फिर नल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक। ये हो गया नेगेटिव वेक्टर, और इसी से मिलता जुलता होता है तुम्हारा एंटी पैरेलल वेक्टर, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों सेम नहीं होते, अभी डिफरेंस देखोगे तो एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर सेम क्यों नहीं होता, इसमें एंटी पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर में क्या डिफरेंस, सॉरी, एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में क्या डिफरेंस। हमने कहा नेगेटिव वेक्टर, जैसे अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है एक्स कैप डायरेक्शन में, इसका नेगेटिव वेक्टर होगा 10 न्यूटन का फोर्स माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में, है ना। तो बट ये दोनों का सपोर्ट लाइन सेम है ना, तब ये है एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर, तभी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे फुल्ली, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं, ये हो गया 10 न्यूटन एक्स कैप के डायरेक्शन में, पर जो हमारा दूसरा वेक्टर है वो थोड़ा सा इससे नीचे है, मतलब ये इनका वाई डिफरेंट, मतलब इसी ब्लॉक पर ये है तो 10 न्यूटन ही, और डायरेक्शन इसका भी अपोजिट है, बट इनका सपोर्ट लाइन सेम नहीं है, इसका सपोर्ट लाइन ये है और इसका सपोर्ट लाइन ये है ना। तो इसके बारे में लिख सकते हो कि सेम एज नेगेटिव वेक्टर बट हैव डिफरेंट सपोर्ट लाइन, but has different support line, ठीक है। तो मैं एक तरीके से कहना क्या चाह रहा हूँ, ये तुम्हें आगे डिटेल में समझ में आएगा जब हम आगे फोर्स के बाद टॉर्क वगैरह की बात करेंगे। सपोज ये ब्लॉक, ठीक है, इसकी कुछ हाइट है, मान लो 10 मीटर है ना। तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसके जस्ट मिड पर होगा, ठीक है, अभी तुम समझ सकते हो 5 मीटर पर यहाँ, है ना। अगर हम इसी पर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, इनको फुल्ली कैंसिल आउट कर देंगे, इनका फोर्स नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा। लेकिन अगर हमारे पास सिमिलरली फिर वही सिचुएशन है, वही 10 मीटर हाइट, बट अब हमारे पास जो ये 10 न्यूटन है वो यहाँ लग रहा है इस ब्लॉक के टॉप पर, और ये 10 न्यूटन जो है वो इसके एकदम बॉटम पे लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को मैग्नीट्यूड में तो कैंसिल आउट कर देंगे, इनका नेट फोर्स 0 होगा, बट ब्लॉक जो है ना तुम्हारा ऐसे ट्रबल करेगा इस तरीके से, तो इनका टॉर्क 0 नहीं हुआ, यानी कि इनकी सपोर्ट लाइन डिफरेंट है, इसकी सपोर्ट लाइन ये है और इसकी सपोर्ट लाइन ये है।
तो ये दोनों जो है ये है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, और ये दोनों जो है ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। ये मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा, बाकी आगे क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं हुआ। जब तुम्हें एनएलएम पढ़ोगे आगे उसका नोटेशन वगैरह पढ़ोगे तो ये बहुत बार आएगा, तो बच्चों की चीज लगेगी, इसमें कुछ खास नहीं है। तीसरा है कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। तो कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी सपोर्ट लाइन हैविंग सेम सपोर्ट लाइन, हैविंग सेम सपोर्ट लाइन। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये एंटी पैरेलल जहाँ पे हमने पढ़ा था ना, जरूरी नहीं है कि एंटी पैरेलल का मैग्नीट्यूड हर बार सेम हो। ठीक है, ये दोनों दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर है। ये अगर 10 न्यूटन का होता और ये अगर 5 न्यूटन का होता तो भी एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होते, क्योंकि एंटी पैरेलल के लिए बस एक ही कंडीशन जरूरी होती है, वो होती है कि ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स इनकी सेम सपोर्ट लाइन होती है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है इस तरीके का 10 न्यूटन, एक डायरेक्शन में, ये इसकी सपोर्ट लाइन हो गई। अगर इसी डायरेक्शन में हमारे पास एक और वेक्टर है 5 न्यूटन, ये है 3 न्यूटन, ये सारे एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर हैं। ठीक है, इनमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, वैसे इसे पूछा भी नहीं जाता है, एक्स्ट्रा में पढ़ना है। और इसके बाद एक और बचता है आखिरी, इसको हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल, है ना। तो ये होंगे हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक, सपोज एक वेक्टर है ए बार, इसी डायरेक्शन में ये है बी बार, है ना, और ये सपोर्ट लाइन भी सेम है, और इसी डायरेक्शन में ये हमारा सी बार, जिसकी सपोर्ट लाइन इसकी ऊपर वाले की सपोर्ट लाइन के पैरेलल है ना। तो ए बार, बी बार और सी बार जो है ना, ये तीनों ही पैरेलल वेक्टर्स हैं एक दूसरे के, पर बट ए बार बी बार जो है वो कोलिनियर है, बट ए बार सी बार, ए बार बी, सॉरी, ए बार बी बार सी बार, ये सब जो है ना ये नॉन कोलिनियर है। ये कोलिनियर नहीं है बट पैरेलल है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो यार अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग डाल सकते हो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो एक वेक्टर है हमारा ए बार, तो एक दूसरा वेक्टर है बी बार। ठीक है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है कि पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन कर दो। ठीक है, और सिमिलरली अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, फिर जैसे मान लो 3 वेक्टर्स है, दूसरे के हेड से तीसरे की टेल को ज्वाइन कर दो, है ना, इस तरीके से, और कंटिन्यूअस करते चले जाओ सिमिलरली जितने भी वेक्टर्स हैं। और फाइनली फॉर आंसर जो हमें रिजल्टेंट चाहिए, है ना, जो हमारा रिजल्टेंट यानी जो हमारा आंसर है ना, वो होगा फर्स्ट वाले की जो टेल थी उसको तुम ज्वाइन करोगे लास्ट वाले की हेड से। तो दिखाते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज हम दो वेक्टर्स का एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक हमारा वेक्टर है ये ए बार, और ये हमारा दूसरा वेक्टर है बी बार। ठीक है, हमें अगर ए बार प्लस बी बार निकालना है, वही हमने किया, देखो ये हेड है इसका और ये टेल है, तो हमने पहले के हेड से दूसरे की टेल को ज्वाइन किया, और अब फर्स्ट वाले की टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बहुत सिंपल चीज है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट ए बार प्लस बी बार। अब इसी के लिए मैं तुम्हें एक से ज्यादा वेक्टर हूँ तो कैसे करेंगे वही मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। सपोज एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है ना, इसको मैं बोल दिया ए1 बार, इसको मैंने बोल दिया ए2 बार, इसको मैंने बोल दिया ए3 बार, है ना। सपोज ये एक वेक्टर है ए4 बार, है ना। हमें अगर ए1 बार प्लस ए2 बार प्लस ए3 बार प्लस ए4 बार चाहिए, हम क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने लगाया ए1 बार, ड्रॉ किया, ठीक है, फिर हमने इसके हेड से ए2 बार की टेल को ज्वाइन किया, ये हो गया हमारा ए2 बार। फिर हमने ए2 बार के हेड से ए3 बार की टेल को
ज्वाइन किया, ये हो गया हमारा A3 बार। फिर हमने A3 बार के हेड से A4 बार की टेल को ज्वाइन किया, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो हमने जैसा ही कहा था फर्स्ट वाले की टेल से लास्ट वाले की हेड को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, जो कि होगा हमारा A1 बार प्लस A2 बार प्लस A3 बार प्लस A4 बार। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और इसी को हम कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाम लिख सकते हो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन अगर तुमने इतना समझ लिया ना, तुमने पूरा वेक्टर एडिशन समझ लिया, इसमें कुछ और खास है नहीं, बट इसमें तुम्हारा एक अलग से केस होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो ये कुछ और नहीं है यार, ये यही है। इसमें बेसिकली हम दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलीगन लॉ समझ गया तो ये इसी का सबसेट है, तो पॉलीगन लॉ में हम क्या करते हैं ये देख लो, ठीक है। हाँ, एक ही मैं पहले बता दूं पैरेललोग्राम लॉ से पहले, तो तुमने A बार प्लस B बार समझ आ गया। अगर तुम्हें A बार माइनस B बार करना हो, है ना, इस केस में क्या करेंगे, सपोज ये हमारा A बार है ना, ये हमारा B बार है, तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर में कुछ नहीं होता, इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो A बार प्लस माइनस B बार, बहुत सिंपल। B बार पता है तो हमें माइनस B बार हम बना ही लेंगे, हो गया माइनस B बार, और हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो जाएगा, वही पहले की हेड से लास्ट की टेल को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया हमारा A बार माइनस B बार। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। तो अब हम आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पर, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, तो सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर है ना, एक है हमारा ये बार, ये है हमारा दूसरा वेक्टर B बार। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है यार, पहले तो तुम इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ठीक है। थिंक लाइक दिस, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, ठीक। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, फिर से बना लेते हैं, इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो अब हमने एक वेक्टर ये था, और मान लो एक वेक्टर हमने ऐसे मान लिया और एक वेक्टर हमने ऐसे मान लिया, जिसका ये हेड है, ये टेल है, ये वाला देखो A ही मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन बदल गई, तो ये माइनस A बार हो जाएगा वेक्टर, ये वाला तुम्हारा माइनस B बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें अगर हमें A बार प्लस B बार लिखना है या A बार माइनस B बार लिखना है, तो कौन कौन से वेक्टर्स होंगे ये तुम पहले खुद ट्राई करो इसमें बनाने का, पैरेललोग्राम लॉ में, जैसे हमने पॉलीगन लॉ समझा था, फिर बाकी मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अब देखते हैं कि ये कैसे क्या रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमें सबसे पहले A बार प्लस B बार बताना है, ठीक है, मतलब A बार और B बार को ऐड करना है। तुम खुद ही देख रहे हो, ये वेक्टर तुम्हारा है A बार, है ना, ये वाला है तुम्हारा B बार, और ये देखो ये हेड से टेल ज्वाइन हुआ है, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाएगा A बार प्लस B बार। ये तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं D बार, ठीक है, इस तरीके से। और अगर तुम्हें A बार माइनस B बार बताना है, तो तुम खुद देख सकते हो, है ना, A बार माइनस B बार के लिए ये वाला वेक्टर है माइनस B बार, और ये है A बार, तो ये और इसमें वही कर रखा है, मतलब ये वाला वेक्टर हमारा माइनस B बार, ये हमारा A बार, और वही कर रखा है कि माइनस B बार के हेड से A बार की टेल को ज्वाइन कर रखा है। तो जो हमारा ये वाला वेक्टर होगा, जो दूसरा डायगोनल होगा, शॉर्ट डायगोनल, मान लो इसको C बार है, तो जो C बार है ना, वो एक्चुअली में माइनस B बार प्लस A बार दिखा रहा है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं A बार माइनस B बार, C बार। तो शॉर्ट डायगोनल तुम्हें A बार माइनस B बार दे रहा है, और जो लॉन्ग डायगोनल है तुम्हारा वो तुम्हें A बार प्लस B बार दे रहा है। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये शॉर्ट डायगोनल लिख सकते हो, जो कि ये पूछ रहा था, ये तुम्हारा लॉन्ग डायगोनल है इस फिगर के लिए। बाकी तुम ऐसे कुछ रटना नहीं है, इसको बना के भी कर सकते हो जब चाहो तो, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। तो फिर से हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं, वही सिमिलर टाइप का केस, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा A बार, ये हो गया B बार, फिर हमने इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। सपोज ये वाला फिर से A बार, और ये हो गया B बार अगेन, ठीक है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया इस तरीके से। हमने चेंज क्या किया कि हमने डायरेक्शन बदल दिया, ये हमने माइनस B बार लिया था, फिर B बार ले लिया, और ये A बार ले लिया, ये A बार ले लिया, ये B बार ले लिया, ये हमने पहले माइनस में लिया था, ठीक है। बाकी और कोई चेंज नहीं है। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, अगर हम तुमसे कहा जाए कि A बार और B बार के बीच का एंगल बताओ,
तो वो एक्चुअली में क्या होगा, जैसे ये वाला, तो ये एंगल क्या, ये एंगल हमारा आंसर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ए बार के हेड से बी बार की टेल को ज्वाइन करा है, ऐसा नहीं होता। तो अगर हम यहाँ से मान लें ए बार को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, दोनों की टेल होगी, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये हमारा थीटा एंगल बनेगा, ये हमारा आंसर होना चाहिए इनके बीच का एंगल। तो हम इसकी पहले सपोर्ट लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं यार। ये मैंने सपोर्ट लाइन को कर दिया एक्सटेंड, ठीक है। तो अब ये जो ए बार और बी बार के बीच का एंगल है थीटा, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है डन। तो अगर ये थीटा है, ये वाला एंगल भी बेसिकली थीटा ही होगा, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ है, मतलब ये पैरेललोग्राम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। और हमने जैसा कि कहा, जो हमारा ए बार प्लस बी बार वेक्टर है वो ये है, ये वाला है, ये है रिजल्टेंट। इसको आर बार भी कह सकते हैं या फिर ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला ये है कि आर बार का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, और दूसरा हमें निकालना है टैन, मतलब सॉरी, हमें एंगल निकालना है अल्फा, मैं नाम दे देता हूँ, एंगल बिटवीन आर बार एंड ए बार, तो ये चीजें निकालनी है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं यार, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन आर बार एंड ए बार। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा वेक्टर है आर बार, ये वाला, और ये है हमारा ए बार। तो इनके बीच का एंगल बेसिकली ये वाला एंगल हमें निकालना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एल्फा, ठीक है। तो इस एंगल को अब हम नाम दे देते हैं, इस एंगल को हमने नाम दे दिया एल्फा। तो बेसिकली हमें अल्फा निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें यार, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, नाम दे दो पैरेललोग्राम को ए बी सी बी, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया E। तो अब हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी, तुम देख सकते हो कि जो हमारा tan अल्फा है, अगर हम tan अल्फा लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, है ना, तो हमारा tan अल्फा है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी बेसिकली ए सॉरी ये बी सी ई अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए। अब हमें सी और ए लेंथ डिफाइन करना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये लेंथ हमें पता है कि ए है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है ए, ठीक है, और ये वाली लेंथ जो थी ये थी बी, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर तुम cos थीटा लिखते हो, cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी बी ई अपॉन बी, ठीक है। तो बी ई की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी बी cos थीटा, ठीक, यानी कि ये जो लेंथ है ये हो गई तुम्हारी बी cos थीटा। और सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर sin थीटा लिखने की कोशिश करते हो, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, sin थीटा लिखने की कोशिश करते हो, तो वो तुम्हारा हो जाएगा सी अपॉन बी। तो सी जो है तुम्हारा वो हो जाएगा बी sin थीटा। आई होप यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया तुम्हारा बी sin थीटा। और इसको तुम चाहे तो याद भी रख सकते हो, है ना, इसको तुम सेपरेट एक नोट बना के लिख सकते हो, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेपरेट बॉक्स बना के लिख दे रहा हूँ कि सपोज तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर है इस तरीके का, और इसका मैग्नीट्यूड है ए बार मान लो, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल से जो तुम्हारा एंगल है वो है थीटा। तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स लेंगे ना, एक कंपोनेंट इसका आएगा जो कि यहाँ से शैडो होगा, है ना, इस तरीके से अगर हम देखें, ये इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जिसको हम कहेंगे ए cos थीटा, कोसाइन स्टिक हम कहते हैं, ऐसे किया तो ए cos थीटा, और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा ए sin थीटा। ये तुम याद भी रख सकते हो, ऐसे आगे तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया ये दिखा दिया। तो हमारे पास सारी लेंथ आ गई। तो हमें जो tan अल्फा लिखना था ना, वो था हमारा c अपॉन ए। तो c यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा, c जो लेंथ है ये वाली, ये हमारी b sin थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया b sin थीटा अपॉन ए चाहिए था हमें, तो ए जो हमारे लेंथ है ना वो ये पूरी लेंथ है, तो ये हो जाएगी हमारी ए, ये a प्लस बी cos थीटा, ये दोनों लेंथ जोड़ करके जो लेंथ आएगी वो हमारा हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम a प्लस बी cos थीटा। ये आ गई हमारी tan अल्फा की वैल्यू, यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा हमारा टारगेट था आर बार के मैग्नीट्यूड को निकालना, ठीक है। तो अब तुम फिर से देखो, इसी ट्राइंगल में देखो फिर से, है ना, इसी फिगर में दिखा रहा हूँ, जो हमारा ट्राइंगल था ए ई सी, जो हमारा ट्राइंगल था, इसी में देखोगे अगर तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड, ये वाला जो वेक्टर है ये है रिजल्टेंट, ठीक है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल से ये कह सकते हैं कि जो आर बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा ना, वो हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तुम राइट एंगल ट्राइंगल से देख सकते हो, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
जो तुम्हारा होगा वो रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, या हाँ वही ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा ए है वो हमने जैसे देखा यहाँ पर ए प्लस बी कॉस थीटा है, जो हम ऊपर भी लिख चुके हैं, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी जो हमारा था वो फिगर से देख सकते हो बी साइन थीटा है, ठीक है, प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, इसको लिखोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो हो ही जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, और ये तुम्हें दिख रहा होगा बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा अंदर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तुम्हें पता ही होगा। ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आर बार का स्क्वायर हम निकालना चाह रहे थे। तो आर बार का जो मॉड होगा ना वो तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब सपोज इसी में हम अगर बात करते, है ना, अगर इसी में हम बात करते सपोज हमारा इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल है, वही वाला हमने पहले बनाया था, ए बार बी बार, है ना, और इसको हम कंप्लीट करते हैं पैरेललोग्राम को। ये हमने माइनस बी बार मान लिया, सॉरी माइनस ए बार मान लिया, और ये वाला हमने माइनस बी बार मान लिया, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा था कि यार ये वाला जो तुम्हारा ये तो ए बार प्लस बी बार देता है, इसको हमने आर बार नाम दे दिया, और ये जो शॉर्ट डायगोनल था तुम्हारा ये वाला वेक्टर जो था ये तुम्हारा देता है स्मॉल आर बार, है ना। स्मॉल आर बार जो है तुम्हारा वो ए बार माइनस बी बार है। तो अगर अब इसी में तुमसे बोला जाए स्मॉल आर बार का मॉड बताओ और इसका एंगल बताओ, एंगल बिटवीन स्मॉल आर बार एंड ए बार, और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मैं कैपिटल आर बार का ए और बी के साथ एंगल पूछ सकता हूँ, स्मॉल आर बार का भी मैं ए और बी के साथ एंगल पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे ऐसा नहीं कि तुम्हें रटने, तुम्हें प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए, बाकी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं, प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए करना क्या। तो जैसा हमने पिछले वाले में किया था वही हम सिमिलर यहाँ पर करेंगे। ये स्मॉल आर बार और ए बार के बीच का एंगल जैसे पूछा है तो वो यही एंगल हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कैसे ये एंगल हो जाएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ बीटा। यही एंगल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देखो दोनों के हेड्स ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एंगल तुम निकाल ही लोगे, वही एक्सटेंड कर देना और उसका ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके सिमिलरली स्मॉल आर बार का मॉड भी तुम निकालोगे। इसको तुम अपने आप से ट्राई करना, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सिमिलर टाइप का प्रोसेस है, ठीक है। मैं फाइनली आंसर बता दे रहा हूँ, स्मॉल आर बार का मॉड जो तुम्हारा निकल करके आएगा हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको मैं दोबारा से सॉल्व नहीं कर रहा कि कोई फायदा नहीं है इतना दोबारा से करने का, ठीक है। अपने आप से इसको तुम कर लेना क्योंकि इस पे क्या टाइम वेस्ट करें, ठीक है। और ऐसे ही एंगल बिटवीन आर बार एंड ए बार, अब मैं तुम्हें वही होमवर्क दे रहा हूँ, तुम अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम नोट कर सकते हो, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए है। ये है तुम्हारा वेक्टर ए बार, ये है बी बार, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा माइनस ए बार, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस बी बार, ठीक है। इस टाइप का पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। और अब तुम्हें पता है कि ये वाला जो तुम्हारा है ये कैपिटल आर बार, और इसी को हम कहते हैं ए बार प्लस बी बार। और ये वाला जो तुम्हारा वेक्टर है ये तुम्हारा स्मॉल आर बार, जिसको हम कहते हैं ए बार माइनस बी बार, ठीक है। सिंपल। तो अब तुम्हारा होमवर्क ये है यार कि तुम्हें अपने आप से आर बार का मॉड निकालना है, स्मॉल आर बार का मॉड निकालना है, आर बार का एंगल विद ए बार निकालना है और बी बार भी निकालना है, और स्मॉल आर बार का एंगल विद ए बार निकालना है और बी बार भी निकालना है, ठीक है। सिमिलर टाइप का प्रोसेस है, तुम्हें खुद इमेजिन करना है कहाँ पर किससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। इस तरीके से तुम निकालोगे तो ये वैसे रिजल्ट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको तुम बाद में याद भी कर सकते हो, है ना। और नहीं हो पा रहा तो तुम ऐसे निकाल तो सकते ही, ठीक है, सिंपल। तो बाकी मैंने यहाँ बता तो दिया ही, इसको तुम एक बार शांति से जाओ तो ये दोनों वैल्यूज याद रखना कि मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार है, क्योंकि हमारा मॉड ऑफ आर बार ही था ऊपर वाले में। ये हमने निकाला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा, जो कि जो थीटा है, ये थीटा जो है ये होता है एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये रिजल्टेंट वाला एंगल नहीं जो हमने ऊपर अल्फा निकाला था वो नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये एक्चुअल में ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। और सिमिलरली जो हमारा मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार होगा, जो कि हमारा स्मॉल आर बार है, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस एक चीज होगा, ये माइनस टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा वही है जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है, सिंपल। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम अब होनी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन देता हूँ, करो, ठीक है। तो हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं ए बार बी बार, और थीटा जो है वो हमारा है एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। तो अब तुम्हें बताना है मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का मैक्सिमम वैल्यू और मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का मिनिमम वैल्यू, ठीक। ये अभी करना है, और इसी में मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का मैक्सिमम वैल्यू और मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का मिनिमम वैल्यू। तो ट्राई करो वीडियो पॉज करके, मैं बताता हूँ। तो आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का मैक्सिमम होता है। पहले तो लिख लेते हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार होता क्या है, अगर मेरे ख्याल से तुम्हें याद हो जाना चाहिए अब तक। ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है, ए और बी तो फिक्स है, ठीक है, थीटा वेरी कर रहा है, ओके। तो ये जो है ना, अगर हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करना है, ये प्लस है तो ये वाला पूरा टर्म मैक्सिमम होना चाहिए, और उसके लिए ये cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि फॉर ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड टू बी मैक्सिमम, cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, बीसी रेंज माइनस से बना, तो थीटा इसके लिए क्या हो जाना चाहिए, cos थीटा 1 किसके लिए होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, सिंपल। तो तुम्हारा cos थीटा 1 आ रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 कर दिया तो प्लस 2ab रह जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी। और ये सिग्निफाई क्या कर रहा है कि ये था तुम्हारा a, हमने इनको हेड टू हेड ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद b, ये एंगल इनके बीच का थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है ना। एक्चुअली मुझे ऐसे नहीं ड्रॉ करना चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, समझ में आ रहा होगा कि दोनों का टेल ज्वाइन करोगे 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है, दोनों का हेड ज्वाइन करोगे, तो हमने सामने सामने जोड़ दिया उनको एक के बाद एक, तो ये होती है मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री a प्लस बी, इस तरीके से। और जो हमने बात की थी a बार प्लस b बार का मिनिमम वैल्यू, तो फिर उसके लिए भी सेम कहते हैं कि cos थीटा शुड बी मिनिमम, और मिनिमम क्या होता है, तो -1, cos थीटा -1 कितनी डिग्री पर होगा, जब थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री। तो अब हम इस केस में निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का जो मिनिमम वैल्यू होगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने पहले a लिया और इसके सामने से b को ऐसे ऐड किया, तो ये एक दूसरे को अब काटेंगे, ठीक है, हेड टू हेड ऐसे ऐड किया, तो इनके बीच का एंगल तुम्हें दिख रहा होगा पाई है, ठीक है, ये है बस, है ना। आगे बढ़ते हैं यार, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ ए बार a इज इक्वल टू b, है ना, देन मॉड ऑफ a बार प्लस b बार क्या होगा, यानी कि सेम ही वेक्टर को हमने ऐड किया है, तो हमें बताना है, सॉरी, a बार का मॉड इक्वल टू b बार का मॉड है ना, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, मेरी गलती, ठीक है। अगर a बार का मॉड और b बार का मॉड सेम है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड के हम वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, और एंगल बिटवीन a बार एंड b बार इज इक्वल टू थीटा। वैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको तुम याद भी कर सकते हो आगे के लिए, नहीं कर पा रहे तो बाकी ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है।
तो अब हम कहना चाह रहे हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार, तो इसको हम कहते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब हमने कहा मॉड ऑफ ए बार और मॉड ऑफ बी बार बराबर है, तो इसको मैंने कुछ k मान लिया। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर cos थीटा। ठीक, अगर हम k स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर 2 प्लस 2 cos थीटा, है ना। 2 और कॉमन ले लो यार, इसको हम लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ 2k स्क्वायर, बल्कि तुम एक काम करो 4 कॉमन ले लो, 4k स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। ठीक, इस तरीके से 4k स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2k अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, और एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये तुम याद कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2k अंडर रूट ऑफ 4 सॉरी ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यहाँ पे लिख सकते हो, ये तुम ट्रिगो में पढ़ोगे, वैसे ये तुमने पहले पढ़ भी रखा हो सकता है, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा। तो ये हो जाएगा आंसर 2k cos थीटा बाई 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और ये स्टैंडर्ड केस भी है, इसको तुम याद कर सकते हो। ठीक है, और इसी में अगर मैं पूछूं कि अब इनके बीच का जो रिजल्टेंट था अल्फा एंगल क्या होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन आर बार एंड ए बार। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक हमारा वेक्टर है ए बार, एक हमारा वेक्टर है बी बार, इनका कुछ रिजल्टेंट होगा, सपोज दिस ए बार प्लस बी बार, हम इस बी बार को ऐसे यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, बी बार, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ए बार प्लस बी बार, क्योंकि अल्फा एंगल बनाएगा हमारे ए बार के साथ। ठीक है, तो हमने पहले वाले केस में वैसे हम वैल्यू याद करी थी, tan अल्फा की वैल्यू क्या निकल करके आई थी, जो ऊपर हमने रिजल्ट देखा था, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार। tan अल्फा की वैल्यू आई थी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, जो हमारे tan अल्फा की वैल्यू आई थी वो थी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, कि जो हमारा मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ b है वो k है, तो हम सब जगह k रख दो भाई, यार रखोगे k sin थीटा अपॉन k 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखा है, ये k लिखेंगे, इसको भी k लिखेंगे, फिर k कॉमन किया है। ठीक है, k से k कट कर दो, तो sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, है ना। अब sin थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस cos थीटा को तो अभी हमने देखा कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 काट दो यार, एक cos से एक cos काट दो, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan अल्फा की वैल्यू। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। तो अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, एक वेक्टर था ए बार, है ना, एक वेक्टर था बी बार, और इन दोनों के बीच का एंगल जो ये वाला है ये था हमारा थीटा, जो हमारा ए बार प्लस बी बार बना ना, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मॉड ऑफ ए बार इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार है, तो ये वाला जो अल्फा एंगल है ना ये तुम्हारा हो जाएगा थीटा बाई। बस यही, ये भी याद कर सकते हो। नहीं करना चाह रहे तो सिंपल स्टेप्स है यार, हेड टू टेल जैसे ज्वाइन किया, फिर तुमने सारी वैल्यूज निकाल ली, इसमें कोई समय नहीं लगता, और ये वैल्यूज को डायरेक्टली पूछता है, इसको रटने की जरूरत है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे लिए जाते हैं, इसका मैं ब्रीफ तुम्हें एक बार थोड़ा पहले दे चुका हूँ, बट अब देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए बार, और हमने एक डायरेक्शन मान ली, सपोज ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल को हमने माना x, ये हमारा फ्रेम है जो हमने माना है, और ये है y डायरेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने दो ले ली, अब हमें इस डायरेक्शन में इनको रिजॉल्व करना है। तो ठीक है, हम यहाँ से बना लेते हैं इस तरीके से, सपोज में इस डायरेक्शन में,
वो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, है ना। एक होगा ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम बोलेंगे ए एक्स, और एक ये होगा इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ए वाई बार। और समझो अगर ये 3D वेक्टर होता ना तो इसका एक कंपोनेंट और होता है ए जेड बार, है ना, तीसरा कंपोनेंट भी होता। तो अभी हमने बहरहाल 2D देखा है ना। तो ए एक्स जो होगा तुम्हारा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ए कॉस थीटा, और ये एंगल थीटा है। और ए वाई तुम्हारा होगा ए साइन थीटा, अगर ऐसा है, ठीक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये कहाँ से लिखा हमने, अगर cos थीटा तुम लिख के देख लो, cos थीटा तुम्हारा हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए, तो यहीं से हमने इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया और यहाँ से लिखा है ए एक्स इक्वल टू ए cos थीटा, मतलब ये चीज़ है ना। और यदि साइन थीटा लिख के देख लो तो तुम्हारा हो जाएगा ए वाई अपॉन ए, क्योंकि ये वाई अगर वैल्यू ए वाई है, ये वैल्यू ए वाई है तो ये भी ए वाई है, ठीक है। साइन थीटा ए वाई अपॉन है और यहीं से हमने लिखा है ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स क्या है, मतलब ऑर्थोगोनल सिस्टम जो हम मानते हैं, ठीक है, वही है। एक हेडिंग डाल लो, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो जैसे कि मैंने ऊपर अभी फ्रेम लिए थे, है ना, हमने कोई एक स्टैंडर्ड फ्रेम जो हम मान के चलते हैं ऑर्थोगोनल में, होता है कि ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, जो कि हमारी वाई एक्सिस, और एक हो गई जेड एक्सिस, है ना। जेड हमेशा, जेड का डायरेक्शन जो होता है ना वो एक्स क्रॉस वाई होता है। एक्स क्रॉस वाई अगर राइट हैंड रूल में पढ़ा हो तो एक्स पे ये रखा जैसे, है ना, और वाई की तरफ घुमाए तो जेड मेरी तरफ आ रहा है ना। तो ये जेड डायरेक्शन है। अगर ये हमारा एक्स वाई प्लेन है कि ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स क्रॉस वाई से जेड मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो एक डायरेक्शन के, एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर को हम नाम देते हैं वो होता है आई कैप। सिमिलरली वाई में जो हम नाम देते हैं, ये कन्वेंशन है, वो होता है जे कैप। जेड में जो हम नाम देते हैं वो होता है के कैप, ठीक। तो ये हो गया। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अगर 2D में कोई वेक्टर है, ठीक है, हम जैसे 2D का एग्जांपल ले लेते हैं। 2D का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने माना x, ये माना y, और ये हमने माना z। तो अगर हमने 2D का एग्जांपल लिया जिसमें अभी z को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, एक वेक्टर है हमारा a बार, ये xy प्लेन में है, ठीक है। तो अगर हम, और ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का विद द x एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं x और y में, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक हो जाएगा ये, हम कहेंगे ax, और ये एक कंपोनेंट हो जाएगा ay, है। जो ax की वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी, अगर सपोज इसका लेंथ हमने 2 मान लिया, वो हो जाएगा 2 cos 45 डिग्री, यानी कि 2/√2, यानी कि √2। और ay का वैल्यू हो जाएगा, ये मॉड का वैल्यू लिख रहा है मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 sin 45 डिग्री, यानी कि 2/√2, और ये भी हो जाएगा √2, ठीक है। तो अब हम a बार को लिख सकते हैं ax बार प्लस ay बार, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का नाम है तो पहले बता चुका हूँ, आई कैप होता है इस डायरेक्शन में, प्लस ए वाई जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू जे कैप, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं √2 आई कैप, जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी, प्लस √2 जे कैप। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज लिख लो कि हाँ, तो हमने ए बार को रिप्रेजेंट किया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। अगर z में भी नॉन जीरो कंपोनेंट होता, नॉन जीरो कंपोनेंट होता, और लेट से उसका मैग्नीट्यूड az है ना, हम ए बार को लिखते ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यही है तुम्हारा ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर, ठीक है। बेसिकली हमने 3 यूनिट वेक्टर्स लिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आई कैप, जे कैप, के कैप, क्योंकि एक्स वाई जेड के अलॉन्ग है वेक्टर्स, ठीक है। ये हो गया। तो हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन के, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में।
तो उसी को मेथड कहते हैं ए बार इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जो कि उस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। तो ये तो अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है, नोट्स में क्या ही बनो, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगली चीज ये है कि जो हमारा ए बार है ना, सपोज वो अल्फा एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस, बीटा एंगल बनाता है विद वाई एक्सिस, और गामा एंगल बनाता है विद जेड एक्सिस, ठीक। डन। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें थोड़ा सा, ये फिगर वैसे 3D में उतना क्लियर होगा नहीं, मैं 2D में दिखा देता हूँ, 2D में तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सपोज ये एक्स है, ये वाई है ना। अभी हम जेड को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ये हमारा ए बार वेक्टर हो गया जो कि अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली वैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, सपोज मैं इसको बीटा नाम दे देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, अगर तुम यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू लिखोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा ये अगर तुम्हारा ए एक्स है, ये तुम्हारा ए वाई है जैसे हमने पहले बनाया, अब यहाँ पे ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा ए एक्स अपॉन ए, तो ए एक्स को तुम ए कॉस अल्फा भी लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ए वाई को तुम ए कॉस बीटा लिख सकते हो, जो कि एंगल विद वो वाई एक्सिस, और सिमिलरली तुम ए जेड को ए कॉस गामा लिख सकते हो अगर 3D वेक्टर होता तो, ठीक है। तो हमने देखा ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा हो गया, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा हो गया, और ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा हो गया। फिर अल्फा जो है वो एंगल विद एक्स एक्सिस है अपने ए वेक्टर का, बीटा जो है वो वाई एक्सिस के साथ है, हाँ, और गामा जो है वो हमारा जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू है तुम्हारी ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा की वैल्यू है ए वाई अपॉन ए, और कॉस गामा की वैल्यू है ए जेड अपॉन सिम्पल, बस यही है। इसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। उस डायरेक्शन में जो वो एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्टिव एक्सिस, उनके कॉस से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख सकते हो, यही है डायरेक्शन कोसाइन का बनना है, इसमें कुछ खास नहीं है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज तुम्हें वेक्टर दिया हुआ है बी बार 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2j कैप, इसे तुम बताना कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी, और कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस है, बीटा गामा विद वाई एक्सिस, और गामा सॉरी और बीटा एंगल विद वाई एक्सिस और गामा एंगल विद जेड एक्सिस। इसको सॉल्व करते हैं। पहले तुम वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व कराते हूँ। अगर तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब देखते हैं तो सॉल्व करके। तो हमने जैसे बोला कॉस अल्फा हमारा है एक्स अपॉन ए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ए की वैल्यू निकालनी होगी, ए यानी कि मॉड ऑफ यहाँ पर हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ बी बार, ठीक है। इस केस तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पर, ठीक है, ऊपर इसको नोट कर लेना बीच में कहीं। यहाँ पे हम लोगों ने ये एक्स ए वाई ए जेड की बात की थी ना, अगर हम मॉड ऑफ ए बार लिखना चाह रहे हैं वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे बताऊँ तुमको, देखो अब 3D में तो उतना विजुलाइज नहीं होगा, बट अगर तुम 2D में एक बार देखना चाहो फिर से वही 2D में देख सकते हो। ये है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, ये है तुम्हारा वेक्टर ए बार, तो ये हम इसको रिजल्टेंट वो भी कह रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अगर हम इसे कंपोनेंट्स लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स बार, है ना, ए एक्स बार, और ये हो जाएगा हमारा ए वाई बार। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर में ए स्क्वायर दिख रहा होगा, सिमिलरली 3D में होता है तो ये हो जाता है हमारा मॉड का फॉर्मूला, ठीक है, डन। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मॉड ऑफ बी बार तो हम कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि रूट 9, इसको हम क्या करते हैं 3। तो ये हो जाएगा हमारा मॉड बी का वैल्यू आ गया, जो कि हम बी भी कह रहे हैं 3, ठीक। अब बी एक्स का वैल्यू हमें बताइए, तो लिखा हुआ वहाँ पर 2, ठीक है। बी वाई का वैल्यू है -1,
और बी जेड का वैल्यू है ये जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है 2। तो cos अल्फा हमारा हो जाएगा बी एक्स अपॉन बी यानी बी एक्स अपॉन बी यानी कि 2/3। cos बीटा हमारा हो जाएगा बी वाई अपॉन बी यानी कि हमारा हो जाएगा -1/3। और cos गामा हमारा हो जाएगा बी जेड अपॉन बी यानी कि हमारा हो जाएगा 2/, ठीक है। ये हमने वैल्यू निकाल दी, यही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इतना पूरा पढ़ाने के बाद इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवाइज हो जाएंगे। और अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा एक वेक्टर है ए बार इक्वल टू 2i कैप, तो खुद से ट्राई करना, वैसे हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप बी बार तुम्हारा वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो पहला क्वेश्चन है तो बताना है यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर अलोंग बी बार क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है ए बार प्लस बी बार क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन है ए बार माइनस बी बार क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है मॉड ऑफ ए बार क्या, ठीक है। इतनी चीजें हैं, बाकी इनमें पूछेगा तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं, बट अभी इतना बता दो, ठीक है। तो इसको तुम लोग ट्राई करना, तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं खुद ही इसको कराता हूँ, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और तुमसे हो भी गया होगा ये सॉल्व, लेकिन चलो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सबसे कर देखेंगे। तो हमसे पूछ रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, तो ए बार के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा हमारा ए कैप, इसको हम कह सकते हैं ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। तो हमें ए बार तो ये गिवन है, मॉड ऑफ ए बार निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये एक्चुअली हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी था। मॉड ऑफ ए बार जो हमारा हो जाएगा ना, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ये x है, ये y है, ये z है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा हमारा √24, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ए कैप हमारा हो जाएगा ए बार अपॉन मॉड ए बार, हो जाएगा हमारा क्या लिखा था ए बार 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप अपॉन √24। ये हो गया हमारा ए कैप का वैल्यू। सिमिलरली यार मैं सॉल्व नहीं कर रहा, है ना, बी कैप भी तुम निकाल ही सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, तो ये तुम अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। तीसरा तुमसे बोल रहा है ए बार प्लस बी बार, तो इसमें कुछ नहीं करना यार। अब जो तुम्हें पूरा बताया था ना पॉलीगन लॉ वगैरह, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कॉम्पोनेंट में दिया है। तो ए बार तुम्हारा क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, प्लस दूसरा वेक्टर जो हमारा बी बार है वो है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक। सिमिलरली कुछ नहीं करना तुम्हें, कंपोनेंट्स को ऐड कर दो। 2i कैप और 4i कैप है ना, तो इनका रिजल्टेंट 6i कैप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐड कर दो 6i कैप प्लस, अब ये 4j कैप और 3k कैप है, 7j कैप बन जाएगा, सॉरी 4j कैप प्लस 3j कैप, और ये तुम्हारा 2k कैप और k कैप है, तो ये 3k कैप बन जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। चौथा तुमसे बोल रहा है ए बार माइनस बी बार, कुछ नहीं करना है, फिर से वही लिखो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया तुम्हारा ये ए बार, और माइनस लगाओ यहाँ पर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक। इस तरीके से तो अब 2 माइनस 4 करोगे तो -2i कैप बनेगा, 4 माइनस 3 करोगे प्लस j कैप बनेगा, और ये 2 माइनस 1 करोगे प्लस k कैप बनेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक। सिंपली यार ऐड करना, कंपोनेंट्स को ऐड कर दो और ऐसे लिख, यही a प्लस बी ए माइनस बी, और कुछ भी निकाल सकते हो जो जो पूछा। अब पांचवा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया यार, मॉड ए बार पहले निकाल लिया। अगर मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार पूछे, ये तुम्हारा होमवर्क है, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार क्या होगा और मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार क्या होगा निकाल के लाना। ये देख लो, वैसे मैं हिंट दे देता हूँ, ए बार प्लस बी बार दिया हुआ है, ए बार माइनस बी बार दिया हुआ है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ करना नहीं है, और मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना है आंसर, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक। चलो भाई
अब एक चीज और देख लो यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक वेक्टर जो है ना वो जीरो है, नल वेक्टर है, ठीक है, देन उसका जो ए एक्स कॉम्पोनेंट है वो भी जीरो होगा, ए वाई भी जीरो होगा और ए जेड भी जीरो होगा, ठीक, तीनों डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट जीरो होगा अगर ए जीरो, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक छोटी सी चीज और है, उसके बाद हम आएंगे अपने अगले टॉपिक पर जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। एक होता है लामीस थ्योरम करके, हेडिंग डाल सकते हो लामीस थ्योरम। ये बहुत यूजफुल होता है यार, कई जगह पर तुम्हें एक स्टेप में आंसर आ जाता है ना, अगर तुम्हें वेक्टर एडिशन वगैरह करना है तो, या मतलब बेसिकली ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है, ठीक है। मतलब अगर हम कहना चाह रहे हैं कि कोई तीन वेक्टर्स है सपोज, है ना, इफ ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तो ये एक कंडीशन इनके साथ होती है। अगर कोई तीसरा वेक्टर हवा में होगा, अगर जैसे दो वेक्टर्स तो तुम्हारा एक प्लेन में है, लेकिन तीसरा कुछ ऐसे है तो कुछ अलग एंगल में है, तो तीनों एक प्लेन में नहीं है, तब तुम ये नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कोप्लेनर है तो तुम लगा सकते हो। और ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अगर जीरो है ना, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, है ना, ठीक है। अगर तीनों का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है वही देखना है, ठीक है। सपोज ये हमारा एक वेक्टर है ए बार, ठीक, ये हमारा एक दूसरा वेक्टर हो गया बी बार इस तरीके से, और एक हमारा ये तीसरा वेक्टर हो गया सी बार। और सपोज ए बार के अपोजिट जो एंगल है ना, उसको हमने नाम दे दिया अल्फा, बी बार के अपोजिट जो एंगल उसको हमने नाम दे दिया बीटा, सॉरी हाँ, बी बार के अपोजिट जो एंगल है उसको हमने नाम दे दिया बीटा, और सी बार के ऑपोजिट जो एंगल है उसको हमने नाम दे दिया गामा। तो हमने जैसा कि कहा कि ये तीनों कोप्लेनर है और ये तीनों का सम भी जीरो है, तो इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि वो होता है ए अपॉन साइन अल्फा, ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। बेसिकली कुछ नहीं है, साइन रूल है ना, ट्राइंगल में साइन रूल पड़ा होगा। इसी का एक फिगर और भी है, वो मैं बना देता हूँ, ठीक है। सपोज ये है हमारा ए बार वेक्टर, है ना, ये है हमारा बी बार वेक्टर, और ये है हमारा सी बार वेक्टर। और अब हम एंगल्स को देखें, अगर ये वाला ए बार के ऑपोजिट वाला तुम्हारा एंगल है अल्फा, बी बार के ऑपोजिट वाला तुम्हारा एंगल है बीटा, और सी बार के ऑपोजिट वाला तुम्हारा एंगल है, ठीक। अगर ऐसा है तो अब यही कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई होगी अगर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक सिंपल सा एक सिचुएशन है, अभी तुमने एनालिसिस तो पढ़ा नहीं बट तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पर ये थीटा एंगल का, और इस पर हमारे पास एक ये दिया हुआ है, इस तरीके से ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक। अब इस ब्लॉक पर क्या है ना यार कि तीन फोर्सेस लग रही है। एक है तुम्हारा ये एफ फोर्स हमने इस पे लगा रखी है इस तरीके से, एक इस पर ये इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो कि इस सरफेस के अलोंग ही है, और एक इस पर वेट की फोर्स तो लगी रही है डब्ल्यू, ठीक है। अब तुम्हें कंडीशन बतानी है फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि नेट सम जो है ना वो जीरो होना चाहिए, एफ बार डब्ल्यू बार एफ बार, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब है तुम्हारा एफ बार प्लस डब्ल्यू बार इक्वल टू जीरो। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये तीनों एक प्लेन में है, तीनों फोर्सेस एक प्लेन में है। और अब अगर हम इनके अपोजिट एंगल लिखना चाहें, है ना, तो एफ बार के जो अपोजिट एंगल आएगा तुम्हारा वो एक्चुअली में ये एंगल है। ये एंगल कितना है, पहली बात तो ये थीटा है, ये इतना पोर्शन तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला पूरा तो पाए है ही, ठीक है। ये वाला एंगल, ये वाला हिस्सा जो है ये तो पाए है ही। तो हम तीनों के अपोजिट के एंगल सामने सामने लिख लेते हैं। तो एफ बार के अपोजिट जो एंगल है हमारा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस पाए, यानी हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर तुम इससे कंफर्टेबल नहीं हो तो 270 डिग्री माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन अगर ये है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो ये है। ये एंगल कितना है तुम्हारा, एक्चुअली में ये 90 माइनस थीटा है,
तो फ्रिक्शन और वेट के अपोजिट, ये एक्चुअली में एंगल 90 डिग्री है, ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, ये 90 है ना। तो तुम्हारा फ्रिक्शन के अपोजिट एंगल है ना, वो है तुम्हारा 90 और 90 डिग्री से कह सकते हैं, ठीक है। और अब तुम्हारा जो तीसरा बचता है वेट के अपोजिट जो एंगल है, इसके अपोजिट, वो तुम्हारा ये एंगल है जो कि थीटा ही होगा, है ना, वो तुम्हें दिख रहा होगा फिगर से, ये हो जाएगा थीटा, ठीक। तो अब हम सिंपली वही वाला अपना रूल लगा देते हैं, है ना। अगर लामीस थ्योरम से करें हम, लामीस से, तो हम कहेंगे एफ बार अपॉन साइन, एफ अपॉन साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा। तो एक ये साइन 270 माइनस थीटा, तो तुम्हें पता ही होगा ही वैसे, और ASTC करके जो होता है रूल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो उससे अगर हम देखें तो ये जो 270 माइनस थीटा है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और वहां पर साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन कॉस माइनस कॉस थीटा, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन 91 होता है, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से जो तुम्हारी कंडीशन बनेगी, है ना, यहाँ से लिखोगे माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ, और यहाँ से लिखोगे तो लिखोगे एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, है ना। इससे इसको डिवाइड कर दो, तुम्हारा आ जाएगा tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा हो जाएगा एफ और एफ कट जाएगा, इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एफ। ये तुम्हारी कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा मेथड आप क्या कर सकते थे कि फोर्सेस को एफबीडी बना के डॉट कर सकते, जैसे हमारे पास एक फोर्स था ये, ठीक है, जो था हमारा एफ, एक था हमारा फोर्स एफ और ये एंगल था थीटा, ये था हमारा डब्ल्यू, ठीक। तो यहाँ पर हो सकता है तुम्हें रिजॉल्व करना ज्यादा बेटर पड़ता है, पर कई जगह पर लामी बेटर पड़ता है, तो हम कुछ भी करके ये देखो हमें ऑलरेडी दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं इन्हीं डायरेक्शन में, ठीक है। इसको एक्स माना, इसको वाई माना और इन डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, तो ये जो एफ का कंपोनेंट्स देंगे ना, तो हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम हमें साफ साफ दिख रहा है एफ साइन थीटा तो डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए और एफ कॉस थीटा प्लस एफ जीरो होना चाहिए, यानी कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ होना चाहिए। डिवाइड कर दो यार, है ना, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1/2 कर दो, तो 1/2 करने में एफ से एफ तो कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू बाई एफ। ये देखो यहाँ पर जल्दी हो गया इससे, बट कई जगह पर लामी इसमें ज्यादा जल्दी करके देगा, तो डिपेंड करता है तुम्हारी सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। स्टार्ट करते हैं यार अपना अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, डाल सकते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सपोज देखो पहले तो मैं समझना होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो या तो स्केलर है या तो वेक्टर है, तो हम मल्टीप्लिकेशन कितने वेज में कर सकते हैं। तो पहला तो हम कर सकते हैं स्केलर इनटू स्केलर, दूसरा हम कर सकते हैं स्केलर इनटू वेक्टर और तीसरा हम कर सकते हैं वेक्टर इनटू वेक्टर, ठीक। तो स्केलर और इनटू स्केलर तो स्टैंडर्ड है यार, जो इतने दिनों से करते आ रहे हैं। कोई भी स्केलर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई 2 × 3 6 हो गया, ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर इनटू स्केलर में तो कुछ बताना नहीं, ठीक। स्केलर इनटू वेक्टर ये देखते हैं। तो स्केलर इनटू वेक्टर की जैसे हमने बात की, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है ए बार और कोई स्केलर है लैम्डा, तो लैम्डा इनटू ए बार हमारा हो जाएगा लैम्डा ए बार से सिमिलरली। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, है ना। एग्जांपल के लिए सपोज हमारे पास कोई एक स्केलर है सपोज 4, है ना, और एक वेक्टर है ए बार जो कि होगा हमारा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो अगर हमें इसका हमने नाम दे दिया लैम्डा, ठीक है। तो अगर हमें लैम्डा ए बार निकालना है, सिमिलर सीधे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 × 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो अब एक एक से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 × 8i कैप प्लस 4 × 1 4j कैप प्लस 4 × 3 यानी कि 12k कैप, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो स्केलर इनटू वेक्टर भी कोई टेंशन नहीं। अब हम बात करते हैं वेक्टर इनटू वेक्टर, ठीक है, वेक्टर इनटू वेक्टर। अब इसको भी हम फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। तो अगर तुम्हारा रिजल्ट दो तरीके का हो सकता है, अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे तुमने दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आया था, स्केलर आया था। एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आया था, वेक्टर आया था। तो तुम यहाँ पे देख भी सकते हो ये एक वेक्टर है, ठीक है, और स्केलर इनटू स्केलर तो स्केलर रहेगा ही, ठीक। लेकिन अगर हम वेक्टर इनटू वेक्टर करते हैं
तो तुम्हारे हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए? वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर ही होना चाहिए, बट वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है, और इसी के बेसिस पे हम टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं वेक्टर्स के। तो देख लेते हैं। तो अगर हमारा रिजल्ट जो है वो स्केलर है, तो हम जो टाइप का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। ठीक, डॉट प्रोडक्ट। और अगर जो हमारा रिजल्ट है वो वेक्टर आता है ना, तो हम इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो अब ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नाम कहाँ से आया? इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सपोज हमारे दो वेक्टर है ए बार और बी बार, है ना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हमें लिखना है तो वो जाएगा ऐसे, लिखेंगे ए बार डॉट बी बार। और अगर हमारे पास ए बार और बी बार दो वेक्टर्स हैं और इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ए बार क्रॉस बी बार। तो अब हम इनको एक एक करके देखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो तुम लोग पहले हेडिंग डाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है ना, तो लिखो ए बार डॉट बी बार, है ना। इसका रिजल्ट स्केलर आता है, जैसा हमने तुम्हें पहले ही बता दिया। इसका जो आंसर होता है वो होता है एक्चुअली में ए बी कॉस थीटा, जहां पर जो ये थीटा है ना होता है एंगल बिटवीन ए बार एंड बी। ठीक, तो ए बी कॉस थीटा इसका आंसर होता है। तो इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, तुम ये ध्यान से देखो। इस ए बी कॉस थीटा को तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए इंटू बी कॉस थीटा, हाँ, या फिर बी इंटू ए कॉस थीटा। ये मैंने ऐसा क्यों कहा, आप देखो तुम ध्यान से। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये है हमारा ए बार, ये है हमारा बी बार, और इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक, डन। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, अब इसका तुम अगर बी पर कंपोनेंट लेते हो, ए का बी पर कंपोनेंट लेते हो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करोगे, ए का जो बी के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो ये हो गया तुम्हारा ए कॉस थीटा। हमने किया क्या, कंपोनेंट ऑफ ए बार ऑन बी बार जो है उस वैल्यू को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी बार के मैग्नीट्यूड से, है ना, तो हमारे पास आ गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ज्यादा सही वर्ड होगा, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन बेसिकली कंपोनेंट का ही मैग्नीट्यूड है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार और बी बार हमने लिया इनटू बी बार कर दिया, है ना, ये होगा हमारा डॉट, है ना, डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार भी कह सकते हैं। ठीक, और इसी को तुम अगर दूसरी तरीके से देखो, फिर से हम दिखा रहे हैं, तो सेम चीज के नीचे ए बार बी बार और वही एंगल थीटा। अब उल्टा करते हैं, हम बी का प्रोजेक्शन ए पर लेते हैं, ये मेन बात है। इसका प्रोजेक्शन अगर हम इस पर लेते हैं तो हमारा ये आएगा इस तरीके से, और ऐसे बना देता हूँ, फिर से बना, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। इसका वैल्यू होगा बी कॉस थीटा, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कंपोनेंट लेना। तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं ए इंटू बी कॉस थीटा, या फिर इसको वैसे भी कह सकते हैं ए इंटू में प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। ठीक है, इससे हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने समझा पहली चीज कि ए बार डॉट बी बार की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इंटू बी बार, और इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इंटू ए बार। ठीक है, ये एक बेसिक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर यहीं से इसी पॉइंट से निकला है, वैसे अलग से लिखाने की जरूरत नहीं थी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार निकालना हो तो हो जाएगा तुम्हारा ए बार डॉट बी बार अपॉन बी बार। ठीक, जिस पर निकाल रहे हैं वही डिनोमिनेटर में है, इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। एक्चुअली में ये बी बार का मॉड है, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो गया। और ऐसे ही तुम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछा, तुम खुद लिख लेना यार। ठीक है, इसको मैंने लिखा। और अगर तुमसे पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ बी बार परपेंडिकुलर टू ए बार, तो ये कैसे निकालोगे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो खुद ही सोचो बी बार में से उसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर है,
यानी कि जैसे हम यहाँ पर अगर ऊपर वाले केस में देखें तो ये बी बार का एक कंपोनेंट इसके अलोंग आ गया, ये देखो बी बार का एक कंपोनेंट इसके अलोंग आ गया, दूसरा कंपोनेंट इसके और ये होगा, और इन दोनों का सम जो है इस कंपोनेंट का और इसका सम होगा, वही तुम्हारा बी बार होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जो अब ये वाला कंपोनेंट है एक्चुअली में तुम्हारा ये और ये का सम जो है वो ये है, ठीक है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि इसमें से हम अगर इसको माइनस कर दें तो हमें ये मिल गया। तो वही यहाँ पे कह रहा है बी बार माइनस जो हमने इसका प्रोजेक्शन लिया था जो कि था हमारा ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बार का मॉड और डायरेक्शन ए कैप। वहाँ पे डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, प्रोजेक्शन हमने डायरेक्शन नहीं लिया था बट यहाँ पर हमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा ए कैप का डायरेक्शन, जो कि ए का डायरेक्शन है एक्चुअली। डन। अब इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स और हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। एक तो है ए बार डॉट ए बार आ गया तो क्या करोगे, वो सिंपली ए स्क्वायर होता है। अगला ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार, इसका मैं आंसर पहले डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना। इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार। इसको प्रूव करते हैं, बहुत ईजी है ना। यहाँ पर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। तुम खुद ही सोचो अगर ए बार ऐसा है बी बार ऐसा है, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। तो ए बार प्लस बी बार ऐसा है और हमने इसी का डॉट लिया फिर से ए बार प्लस बी बार के साथ, है ना। तो सिंपली इस टाइप का केस बन गया। हम इसको सिंपली ऐसा कह सकते हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का जो स्क्वायर होगा, तो ये हमारा आंसर। तो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर तो हम लिखना जानते हैं, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इजी। अब ये 2ab cos थीटा, ab cos थीटा तुम्हारा a डॉट b होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना a बार स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a बार डॉट b। प्रूव हो गया भाई, ठीक। सिमिलरली तुम्हारा a बार माइनस b बार डॉट a बार माइनस b बार जो होता है ना, होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a बार डॉट b बार। अब इसको प्रूव मैं नहीं कर रहा, तुम अपने आप कर लेना, ठीक है। अब कुछ चीजें और है। अगली चीज, अब जैसे हमने ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में देखा, अगर हम आई कैप का डॉट आई कैप के साथ लेते हैं तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, आई कैप के मॉड का स्क्वायर करना चाह रहे हैं जो कि 1 होगा, आई कैप का मॉड 1, ठीक है। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी तुम्हारा 1 होगा और के कैप डॉट के कैप भी तुम्हारा 1 होगा। तीसरा, अगर हम कुछ भी एक दूसरे के इनके अलावा लेते हैं, आई कैप डॉट जे कैप जैसे ले लिया, जे डॉट आई ले लिया, या फिर आई डॉट के ले लिया, है ना, इन सब का आंसर 0 होगा। क्यों, तुम खुद देखो ना यार, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का इनका एक दूसरे पर रिलेशन तो आएगा ही ना। तुम यहाँ से लाइट अगर डालोगे सपोज इस तरीके से, तुम्हारी अगर लाइट इधर से आ रही है या इधर से आ रही है तो इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, शैडो इधर या इधर बनेगी, इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यही बात है कि एक का दूसरे के साथ, मतलब अगर ये आई जे के का एक दूसरे के साथ डॉट लेके तो 0 आएगा, ये सिंपल। अब इसका बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं, एक तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए, है ना, और दूसरा हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए, जो हमने ऊपर देख लिया, ठीक। तो अगर हम कहना चाह रहे हैं ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वही बात है कि प्रोजेक्शन कुछ आएगा ही नहीं एक का दूसरे के ऊपर, जो हमने पहले बोला। तो ए बार डॉट बी बार 0 हो जाएगा, है ना। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि ए बी कॉस थीटा होता है ये, है ना, तो cos 90 ए बी cos 90 हो जाएगा और cos 90 0 होता ही है, तो 0 हो जाएगा। ये तुम यहाँ से वैसे भी देख रहे हो, ठीक है। और बाकी ज्योमेट्रिकली तुमने देख लिया, सिंपल, ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वेक्टर है तुम्हारे पास ए बार, जिसकी वैल्यू है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर तुम्हारा बी बार जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक। तो पहला तुम्हें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, दूसरा तुम्हें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तीसरा तुम्हें निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी, ठीक।
तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करो और अपने आप से ट्राई करो। तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और ये हो गया होगा। बट मैं तुम्हें इसका आंसर बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्या होता है, ए डॉट बी, जिस पर प्रोजेक्शन ले रहा है उसका मॉड यानी कि मॉड बी, ठीक। तो मॉड बी तो निकाल लो पहले, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 9 यानी कि, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ए बार डॉट बी बार निकालना है ना। तो डॉट प्रोडक्ट वैसे तो ए बी कॉस थीटा होता है, पर एक चीज मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम इसको अलग से नोट करके लिख सकते हो। अगर तुम्हारा ए बार जो है वो कुछ इस टाइप का है, ए एक्स नोट डाल के लिख लो, ये मेरे से मिस आउट हो गया था वहां पर, आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। और जो बी बार है तुम्हारा वो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। तो ए बार डॉट बी बार करोगे ना तुम अगर, तो खुद ही देखो तुम इसका तीनों के, जैसे तुम्हारा अगर ए बार डॉट बी बार करते हो इसका तुम इन तीनों के साथ लोगे, तो आई के साथ तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो ए एक्स बी एक्स बनेगा तुम्हारा एक, तो ठीक है। सिमिलरली पहला टर्म ए एक्स बी एक्स बनेगा, बट जैसे तुम इसका इसके साथ लोगे ना तो तुम्हारा ये आई डॉट जे 0 हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं बनेगा, और इसका इसके साथ कुछ नहीं बनेगा। सिमिलरली इसका इसके साथ नहीं बनेगा, इसका इसके साथ नहीं बनेगा, तो इसका अपने अपने के साथ ही बनेगा, इसका अपने के साथ, इसका अपने के साथ, इसका अपने के साथ, तो यही बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सिंपली कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो इस तरीके से, और आंसर स्केलर ही है, तुम्हें दिख रहा होगा। ये बस इतना सा करना होता है। ये कैसे आया है तुम्हें मैं पहले बता चुका था, बट मैंने ये रिजल्ट तुम्हें अलग से नहीं लिखा होगा, अब तुम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम जहाँ पर क्वेश्चन होते हैं ए बार डॉट बी बार निकाल लेते हैं, तो 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे लिखो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा तुम्हारा, तो प्लस 4 प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, है ना। तो अब जो हम प्रोजेक्शन निकाल रहे थे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार हो जाएगा तुम्हारा 9/3 यानी कि 3 हो जाएगा आंसर। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है तुमको ट्राई करना, इसका ये आंसर मैं बता देता हूँ, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ए बार होगा, ये तुमको ट्राई करना। और फिर ए बार का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी बार, ये भी तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये एक्चुअली में तुम्हारा हो जाएगा ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार, और इसका जो कंपोनेंट हमने बी बार पर लिया था अपॉन बी बार, यानी कि जो भी हमने निकाला ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। इसको मैं चाहो तो करा देता हूँ, चलो करा ही देता हूँ, ठीक है। ये जो था ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बार माइनस ये जो वैल्यू है यानी कि 3 ए कैप, सॉरी बी कैप, जो बी के डायरेक्शन, तो बी कैप निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो बी कैप हो जाएगा हमारा बी बार अपॉन मॉड बी बार, मॉड बी बार तो हम शायद निकाल के बैठे हैं 3, तो बी बार लिखते हैं पहले। तो हमारा बी बार है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन 3, ये हो गया बी कैप। तो ए बार माइनस 3 बी कैप हमारा आंसर हो जाएगा, ये तुम खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। ए बार का वैल्यू ऊपर क्वेश्चन से लिख लेना, 3 तो है ही, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आ ही जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि है तुम्हारा, इसमें हमने ए बार एक वेक्टर दिया है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, और तुम्हारा एक बी बार वेक्टर दिया है जो कि है तुम्हारा 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। तो बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या करें फॉर ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, ए बार परपेंडिकुलर हो जाए बी के साथ। तो वीडियो पॉज करके तुम एक बार ट्राई करो, आई होप तुमने ट्राई किया होगा और ये सॉल्व हो भी गया होगा, बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो ए बार अगर परपेंडिकुलर टू बी बार है यानी कि ए बार डॉट बी बार 0, सिंपल, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ए बार डॉट बी बार लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 6 इंटू 4 24 प्लस लैम्डा इंटू 1 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 24 1 20, यही है, ठीक। तो आई होप तुम्हें क्लियर होगा, इतने ही प्रोफाइल बनते हैं, बाकी प्रोजेक्शन पूछेगा। डॉट प्रोडक्ट से मेनली जो तुम्हारे प्रोफाइल्स बनते हैं, जो कि डायरेक्टली तो वैसे जेईई मेन में भी नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर पूछ ही लिया अब जो तुम्हें यूज आते हैं बेसिकली,
एक तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए तो cos थीटा वाला टर्म वहां से निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू। दूसरा तुम्हारा प्रोजेक्शन पूछने के लिए करता है, ठीक है, और यहीं पर तुम्हारा ये ए डॉट बी जीरो कर दो परपेंडिकुलर के लिए, इस तरह की चीजें पूछ लेगा, ठीक है, बस और कुछ खास नहीं है इसमें, बस ये। तो आगे बढ़ते हैं यार। अब अगला हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, निकालो क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को जैसे मैंने बताया हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी, ए बार क्रॉस बी। तो इसकी वैल्यू होती है एक्चुअली में ए बी साइन थीटा एन कैप, जिसमें से ये तो इसका हो गया मैग्नीट्यूड और ये इसकी होती है डायरेक्शन। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। और अब ये हमने मैग्नीट्यूड की बात की ना वो है, और डायरेक्शन एन कैप, ठीक है। तो एन कैप जो होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर टू ए बार एंड परपेंडिकुलर टू बी बार, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी कुल मिला के ए और बी जिस प्लेन में है ना, मान लो ये कुछ इस तरीके के प्लेन में है हमारे स्क्रीन के प्लेन में, ठीक है, जो तीसरा डायरेक्शन बचा ना ये ऐसे या ऐसे, इन्हीं में से कोई एक होता है एन कैप, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ये दो वेक्टर है, तो हमारे पास एन कैप इधर भी हो सकता है मेरी तरफ आते हुए या तुम्हारी तरफ आते हुए भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कुल मिला के इतना समझ में आ गया होगा तुम्हें कि इनके प्लेन से आउटवर्ड या इनवर्ड जो तीसरा प्लेन बनेगा उसके अलॉन्ग होगा एन कैप का डायरेक्शन, ठीक। अब कौन सा होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम करते हैं राइट हैंड रूल से, तो वो हम देखने वाले हैं। तो सपोज हमारे पास एक प्लेन में दो वेक्टर है, ये है हमारा ए बार, ठीक, ये है हमारा बी बार। तो हम एन कैप के लिए क्या करेंगे एक्चुअली में, तो तुम ध्यान से देखना, ठीक है। हम अपना राइट हैंड जो है ना इस तरीके से रखेंगे ए बार के ऊपर, ठीक है। हम अपना जो राइट हैंड है वो रखेंगे, तो मैं स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ, ये है, ये राइट हैंड को हम रखेंगे ए बार के ऊपर, फिर हम बी की तरफ कर्ल करेंगे, तो जो डायरेक्शन तुम्हारा थंब पॉइंट कर रहा होगा ना वो बनेगा तुम्हारा एन कैप का डायरेक्शन। तो इस केस में तुम्हें दिख रहा होगा कि ये प्लेन के आउटवर्ड पॉइंट कर रहा था, तो हम ए क्रॉस भी अगर ऐसे जाएंगे ना तो हमारा जो एन कैप का डायरेक्शन वो ऐसा आएगा, तो जो हमारा एन कैप है इस केस में वो हो जाएगा आउटवर्ड, ठीक। बट अगर ऐसा होता ए बार और बी बार, अब की बार हम ऐसे जाते, तो अब की हम अगर ऐसे जाते है ना, हमारा थंब अंदर की तरफ पॉइंट करता, तो खुद ट्राई करना, तो एन कैप का डायरेक्शन जो तुम्हारा हो जाता वो होता अंदर की तरफ, ऐसे इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाता, ठीक। ये ए क्रॉस बी के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम खुद देख लो, अगर ये बी क्रॉस ए हो जाएगा ना तो इसी को हमने उल्टा कर दिया, ए क्रॉस बी में तुम खुद देखो, तो तुम खुद देखो हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ए क्रॉस बी में हम कह रहे हैं ऐसा, ठीक है। बट बी क्रॉस ए में उसी को हमने उलट दिया, तुमको ट्राई करना उल्टे सेंस में जब जाओगे ना इस तरीके से, ऐसे ऐसे जाओगे ना अगर इस सेंस में, तो अब ये अंदर की तरफ चला जाएगा बी क्रॉस ए के सेंस में, ठीक है, और इधर भी इसमें आउटवर्ड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर होगा, इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस तो है नहीं, यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है यार कि ए बार क्रॉस बी बार का अगर हम डॉट लें ए बार की तरफ तो वो 0 आएगा, और ए बार क्रॉस बी बार का अगर हम डॉट लें बी बार के साथ तो वो भी 0 आएगा। सिंपल है यार, क्योंकि कोई ए से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर हम डॉट लेते हैं तो 0 होता है, इसके आगे कुछ और है नहीं, ठीक है, बस सिंपल। और एक और पॉइंट अगला ये है कि एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार जो है वो पाई होगा। तो समझ में आ रहा है, अगर ए क्रॉस बी ऐसे है तो बी क्रॉस बी ऐसे है, इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम, एक तरीके से ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है, ये बात भी है, और वैसे इनके बीच का एंगल पाई है, तो इनको कैंसिल आउट भी कर रहे हैं, ये सिंपल सी बात, ठीक है। अगला पॉइंट में वही लिखने वाला था कि ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार इक्वल टू 0, यानी कि किसी का नेगेटिव वेक्टर है, ए बी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, ए बी साइन थीटा उस डायरेक्शन में, खत्म बात। सपोज वो दोनों अगर इस प्लेन में है ना, तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ए बी साइन थीटा इस डायरेक्शन में और ये वाला बनेगा तुम्हारा, अगर ये ऐसे बना था ये ऐसे बनेगा, तो ये इस तरफ जाएगा, इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं, हमने जैसे कि बात की मॉड ऑफ ए क्रॉस,
हमारा होता है ए बी साइन थीटा। ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by A, B as sides। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको देखो, तो वो ये तुम्हारे पास A है, ये तुम्हारे पास कोई साइड है B बार, ठीक है, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो अगर हम इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें इस तरीके से, ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी साइन थीटा क्या दिखा रहा है, तो ये है तुम्हारा A। अगर हम इसकी ऐसे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये ऑल्टीट्यूड है, ये हो जाएगा तुम्हारा बी साइन थीटा, है ना। तो बेस इंटू हाइट ही तो कर रहा है ना, बेस इंटू हाइट अगर हम करें तो इसका एरिया होता है, ये हो जाएगा बेस यानी कि ए इंटू बी साइन थीटा, यानी कि ए बी साइन थीटा। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिखा रहा है, ये भी एक चीज होती है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ऐसे बना लो आई कैप जे कैप। तो अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव रहेगा, ये माइनस बना लो, यहाँ प्लस बना लो। मतलब इसका क्या हुआ, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं यानी कि आई क्रॉस जे कर रहे हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, या जे कैप क्रॉस के कैप कर रहे हैं, है ना, या के कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं, तो आई क्रॉस जे जो होगा हमारा ऐसे, सॉरी आई क्रॉस जे हम ऐसे जा रहे हैं, आंसर होगा के कैप बट पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के का हमारा हो जाएगा आई कैप, और के क्रॉस आई का हमारा हो जाएगा जे कैप। बट अगर हम एंटी क्रॉस जा रहे हैं, आई क्रॉस के या फिर के क्रॉस जे या फिर जे क्रॉस आई, है ना, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस के जो होगा ना हो जाएगा जे ही होगा बट नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हम आपकी बात क्लॉकवाइज चल रहे हैं, माइनस जे के क्रॉस जे माइनस आई कैप और जे क्रॉस आई माइनस के कैप। बस ये सिंपल चीज है और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक। अगली चीज पर आते हैं, तो ये तो हो गया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख लिया, उसका मैग्नीट्यूड सीख लिया, ए बी साइन थीटा है। अब अगर ए बी हमारे पास ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हुए हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ए हमारा कुछ ऐसा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी बार हमारा कुछ ऐसा है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। डन। अब हमें अगर ए क्रॉस बी लिखना है तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, एक डिटर्मिनेंट बनता है, डिटर्मिनेंट खोलना तुम्हें शायद आता हो, नहीं आता होगा तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए डिटर्मिनेंट बनता है, इसमें ऊपर लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर हम ए एक्स ए वाई ए जेड फिर बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको खोलने का एक तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम ऊपर से खोल रहे हैं तो हम यहाँ पे मान लेंगे प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले हमने लिखा आई कैप, है ना, तो अगर हमने आई कैप लिखा ना, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी साइड की ये रो और ये रो इनको ऐसे मान लेंगे क्लोज, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझे बात को। जब हम आई कैप का लॉन्ग खोल रहे हैं तो हम इसको ऐसे ऐसे क्लोज मान लेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे ए वाई बी जेड फिर माइनस बी वाई ए जेड। सिमिलरली अब हम बीच वाली रो खोलने जा रहे हैं तो माइनस जे कैप हो जाएगा, और अब इसके अंदर हम वही करेंगे, जब इसके साथ खोल रहे हैं तो हम ऐसे ऐसे क्रॉस आउट करेंगे और इसको इससे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल चीज है, ये मैं लाइन से बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसको करते हैं हम, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, है ना, और फिर तीसरा अपना प्लस के कैप के साथ खुलेगा क्योंकि वहाँ पे प्लस माइनस प्लस के साथ प्लस के कैप, और इसके अंदर आएगा तुम्हारा, अब जैसे हमने इसको और इसको कर दिया तो यहाँ से इसको ऐसा माइनस, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये एक वेक्टर के फॉर्म में भी है, दिख भी रहा होगा, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक। अब एक चीज और बचती है यार, कि अगर तुम्हें बोला जाए कि ए बार है और बी बार है, दो वेक्टर है, तो तुम्हें निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, तो वो हो जाएगा तुम्हारा ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, है ना, यानी कि वेक्टर तो ए क्रॉस बी हो जाएगा बट उसमें बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर तुम उसको मॉड से डिवाइड कर दो, हो गया तुम्हारा काम, ठीक। दो तीन इजी से क्वेश्चन कर लेते हैं।
पहला है 2i कैप क्रॉस j कैप प्लस k कैप, अगर इस तरह का दिया है तो पॉज करके ट्राई कर लो तो हो ही जाएगा यार। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, i क्रॉस j करोगे तो k आएगा 2j कैप, प्लस i क्रॉस k करोगे तो माइनस j आएगा, यानी कि 2 इंटू माइनस j कैप, ये हो जाएगा तुम्हारा 2k कैप माइनस j कैप, सिंपल। ठीक, अगला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया j कैप क्रॉस 2i कैप माइनस j कैप, ये तुम होमवर्क के लिए कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम्हें एक वेक्टर दिया है a बार जो कि है माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, दूसरा वेक्टर है तुम्हारे पास b बार जो कि है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो a बार क्रॉस b बार बताना है क्या होगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। जैसे तुम इसको वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, हो ही जाएगा, नहीं होगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, जैसे वही डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक, लिखा आई कैप k कैप k कैप, फिर ax ay z जो यहाँ पे होंगे माइनस 1 1 1 दिख ही रहा है, और ये हो जाएंगे 2 2 3। ठीक, आई कैप के साथ हमारा आएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2 यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1, माइनस जे कैप के साथ हमारा आएगा माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 3 माइनस 2 यानी कि माइनस 5, तो तुम क्रॉस चेक करके देखो, प्लस जे कैप। अब मैं कैलकुलेशन इतनी जल्दी कैसे कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतने दिन से आदत हो गई है करते करते, तुम भी ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, और इतने तेज होने लगेगा। तो अब ये के कैप के साथ हमारा आएगा ऐसे ऐसे अगर सॉरी के कैप के साथ अगर हम ऐसे कर दें तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 4 जे कैप, ए क्रॉस बी। ठीक, यही है। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस पर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा वेक्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें बताना है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार हैविंग मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स। ठीक, बी बार है तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, सी बार है तुम्हारा माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो यार, हो ही जाएगा, बाकी मैं बताता हूँ। तो वो देखते हैं क्या सोल्यूशन क्या होने वाला है। तो जो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार और डायरेक्शंस मतलब मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, तो वो हो जाएगा 6 इंटू यूनिट वेक्टर, है ना, जैसा तुम्हें चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ, और यूनिट निकालना तो हमें आता है, यूनिट वेक्टर तो हमें निकालना आता है। वो हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी यहाँ पर मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। ठीक है, तो बी क्रॉस सी निकालते हैं पहले। तो उसकी तरह हम वही करेंगे, डिटरमिनेंट बनाया, आई जे के लिखा, आई कैप जे कैप जे कैप, फिर बी के हो गए 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, और सी के हो गए माइनस 2 2 1 माइनस 2 2 1। अब इसको फिर से डिटरमिनेंट खोला। ठीक है, अब तक तो समझ में आ गया होगा, 1 इंटू 1 माइनस माइनस 2 यानी 1 माइनस माइनस 2 यानी 3, माइनस जे कैप के साथ तुम्हारा आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, प्लस के कैप के साथ तुम्हारा आ जाएगा 2 माइनस माइनस 2 यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा बनेगा 3 आई कैप माइनस सॉरी प्लस जे कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक, तो हो गया बी क्रॉस सी। अब मॉड ऑफ बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 9 25 रूट 26। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 जे कैप, जो कि हमारा बी क्रॉस सी था, अपॉन रूट 26, जो कि हमारा मॉड ऑफ बी क्रॉस सी था, इंटू 6 यूनिट्स का मैं वेक्टर चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया, डन, यही है। और इससे ज़्यादा आप कोई और वैरायटी बचती नहीं है, सारे ही वैरायटी हमने कवर कर लिया। तो वेक्टर्स तुम्हारा कंप्लीट हो गया यार। अब वेक्टर्स में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुमसे कोई भी आने वाली वीडियो मिस आउट ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।